हेलो दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू आज से 14 साल पहले एक माचिस की डिब्बी के बराबर भी नहीं थी, लेकिन आज उसके बदले आप एक होंडा सिविक तक खरीद सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। 2009 में 14 बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 1 रुपये थी, वहीं आज 1 बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा की है। एलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन से लेकर दुनिया भर की बिलियन डॉलर्स कंपनीज जिस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया का फ्यूचर बता रही हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करें। इसी तरीके से बात समझा के थक गया हूं, चक्कर लगा के थक गया हूं, नहीं समझ आ रही इनकी। सारी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी की समझ आ गई, सारी दुनिया फायदा उठा रही है, सिर्फ पाकिस्तानी एक ऐसी कौम और यहाँ पर ऐसे इकोनॉमिस्ट बैठे जिनको ये लगता है नहीं जी इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये नहीं सोच रहे कि आपका काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना है कि कोई गलत पैसे से गलत चीज ना खरीद रहा हो ना कमा रहा हो, लेकिन आप लोगों में है कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। उस चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी से महरूम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो चुकी है। जब भी हमें किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंपली अपने वॉलेट से गवर्नमेंट के प्रिंटेड कुछ नोट निकाल कर अपनी ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले लोग चीज़ के बदले चीज़ और सर्विस के बदले सर्विस देकर अपनी लेन देन मुकम्मल करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे कि अगर आपका घर किसी मज़दूर ने बनाया तो बदले में उसे आप गंदम या फिर कोई खाने की चीज़ दिया करते थे। लेकिन आगे चलकर लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये गंदम या फिर खाने पीने की चीज़ें अगर किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाएं और वो उसके पास इस्तेमाल ना हो सकें तो वो ख़राब हो सकती हैं। इसी वजह से लोगों ने गोल्ड या फिर बाकी वैल्यूएबल चीज़ों के साथ अपनी ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया। काफ़ी वक्त तक लोगों ने गोल्ड या फिर यूं कहें कि सोने के सिक्कों को अपना परमानेंट वैल्यू एक्सचेंजर बनाकर अपने साथ रखा। लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि गोल्ड को कैरी करना ना तो इतना आसान था और ना ही सेफ। इसी वजह से कॉन्सेप्ट आया रिसिप्ट का, जहाँ पर गवर्नमेंट के तयशुदा किसी भी दुकानदार के पास आप अपना गोल्ड रखवा कर रिसिप्ट हासिल कर सकते थे और उस रिसिप्ट के बदले आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते थे। और यही रिसिप्ट्स आगे चलकर करेंसी नोट बने, जिसमें लोगों ने किसी सामान के बजाय गवर्नमेंट के प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया कि जब भी किसी को इस अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट इस करेंसी नोट के बदले वो वैल्यू पे करेगी। और इसी वजह से हर करेंसी नोट के ऊपर किसी एग्रीमेंट की तरह गवर्नर की साइन मौजूद होती है और साथ ही साथ लिखा हुआ होता है कि मुतालबा करने पर होल्डर को ये अमाउंट अदा किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत पे जारी हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जब डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आने लगा तो इस पेपर मनी को भी डिजिटल मनी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें बैंक साहब से आपकी फिजिकली करेंसी नोट लेकर आपको सिर्फ कुछ डिजिट्स शो करते हैं कि अब आपके अकाउंट में ये वैल्यू अवेलेबल है। और यहाँ से बात शुरू होती है ट्रस्ट की, जहाँ पर आप अपने करेंसी नोट बैंक में रखवा कर उनके दिखाए हुए डिजिट्स पर ट्रस्ट करते हैं और पीछे से बैंक उन पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट हासिल करती है। अगर आप सब एक साथ भी चाहें पैसे निकलवाना बैंक से तो बैंक दे ही नहीं सकती, क्योंकि आपका असल पैसा तो बैंक इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और सिर्फ रोटेशन ऑफ अमाउंट के ज़रिए वो आपको टाइम टू टाइम पैसे दे पाती है। जब भी आप कोई डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जाती है आपकी बैंक के पास और बैंक ये प्रोसेस करने के बाद कि आपका अवेलेबल बैलेंस काफ़ी है या नहीं, आपकी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करती है और अपने लेजर यानी खाते के अंदर मेंशन कर देती है कि आपके अकाउंट से इतनी वैल्यू हटाकर किसी और अकाउंट में ऐड कर दी गई है। इसी वजह से डिजिटल करेंसी को सिर्फ एक लेजर की एंट्री समझा जाता है। ये एंट्रीज ठीक तरीके से हो पा रही हैं या नहीं, इसी वजह से स्टेट बैंक इन सभी बैंक्स के ऊपर नज़र रखती है और एक सेंट्रलाइज्ड बैंक सिस्टम सामने आता है। लेकिन क्या हो कि अगर ये बैंक्स किसी इन्वेस्टमेंट से लॉस कर बैठें तो पैसा तो आपका रिस्क में आ सकता है। यही सोच लेकर 2008 में एक अननोन आदमी ने इंटरनेट पे कुछ पेपर्स पब्लिश किए, जिसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो जाहिर किया। अब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसके अंदर अथॉरिटीज़ को टोटली रिमूव करके सिस्टम को पूरी तरह डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस हो अपनी करेंसी का। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्रिप्टो करेंसी दुनिया के सामने आई। इस वक्त 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन हम आज सबसे पुरानी और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे जहनों में ये आएगा कि जब तक सिस्टम सेंट्रलाइज था यानी अथॉरिटीज़ बैंक्स मौजूद थी हमारे लेजर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम के साथ बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया गया तो अब इसका लेजर कौन मेंटेन करेगा। अब पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की सबसे अनोखी बात यही है कि हर वो शख्स जो इस नेटवर्क का पार्ट है वो सब के सब इसका लेजर मेंटेन कर रहे हैं। यानी एलॉन मस्क से लेकर वकार ज़का या फिर आप ही क्यों ना हो, जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है वो साथ ही साथ इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर आप सब लोग ज़रूर परेशान हो रहे होंगे कि बिना आपकी किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है। तो इस ऑटोमेटिक सिस्टम को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लेंगे यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर पर्सन ए वॉच परचेज करने पर पर्सन बी को 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता है। तो अब इस ट्रांसफ़र का जो रिकॉर्ड है, जो इसका लेजर है, उसकी एक पब्लिक कॉपी बनेगी एक ब्लॉक की सूरत में और वो ब्लॉक यहाँ पर बैठे हुए हर यूज़र की डेटा में उसी तरीके से शामिल होगा
होगा जैसे पूरी दुनिया में शामिल हो रहा है, और वो ब्लॉक एक सीक्वेंस में आपकी डेटा के साथ शामिल हो जाएंगे जिसे हम ब्लॉकचेन सिस्टम कहते हैं। इसे आप ऐसे समझें कि ये ब्लॉक्स असल में ऐलान करने का काम करते हैं कि अब पर्सन ए के 10 बिटकॉइन बी के हो चुके हैं, जिसकी इतला आप सबको दी जाती है और आप सब इसका लेजर मेंटेन कर लें। अब यहाँ पर कुछ सवाल हमारे जहनों में आते हैं कि जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में हमने देखा कि बैंक्स होती थी ये बताने के लिए कि ट्रांसफ़र करने जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है या नहीं। अब ये कौन बताएगा कि पर्सन ए के पास 10 बिटकॉइन थे भी या नहीं, या फिर अगर ये सारे ही लोग हमारा लेजर मेंटेन कर रहे हैं और इसमें से कोई भी एक अगर लेजर को हैक या फिर चेंज या फिर रिकॉर्ड तब्दील करने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। यानी कि पहले बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा था, अब अनजान लोगों पे। अब इन सब बातों का जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, आपको बस इन ब्लॉक्स को समझने की ज़रूरत है। ये जो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक ब्लॉक बन जाता है, इस ब्लॉक के मेनली 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा तो सिर्फ डेटा यानी ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड अपने पास रखता है। इसका दूसरा हिस्सा एक हैश यानी ऑटो जनरेटेड एक कोड, जिसे हम सिग्नेचर या फुटप्रिंट भी कह सकते हैं, जो कि हर ब्लॉक्स का अलग होता है, वो कोड जनरेट कर लेता है। और इसका तीसरा हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अपने से आगे वाले ब्लॉक यानी जिस ब्लॉक के साथ वो जुड़ा हुआ है उसका हैश कोड अपने पास रख लेता है, ताकि इसे मालूम पड़ सके कि इसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या था, ये किस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इन्हीं ब्लॉक्स की कनेक्टिविटी की वजह से हर नया आने वाला ब्लॉक अपने से पिछले ब्लॉक की डेटा को एनालाइज करके ये कंफर्म कर सकता है कि उसकी डेटा के मुताबिक क्या पर्सन ए के पास 10 बिटकॉइन थे भी या नहीं। कहा जाता है कि इस नेटवर्क के जितने ज़्यादा यूज़र बढ़ेंगे उतना ही ये सिक्योर बनता जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़र उतने ही ज़्यादा ट्रांजैक्शनल डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक शख्स अपने ब्लॉक की कोई डेटा चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली उसका हैश कोड चेंज हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं तो उस पूरी ब्लॉक चेन के हैश कोड्स चेंज हो जाएंगे। और ये सिस्टम मेजॉरिटी को देखकर चलता है, तो वो जो चेंज्ड, जो टेम्पर्ड ब्लॉक चेन है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी। बेसिकली बिटकॉइन कोई करेंसी नहीं बल्कि एक हैश कोड की सीरीज़ है, जिसके बेसिस पे आप अपनी अगली ट्रांजैक्शन को वैलिड बना सकते हैं। बिटकॉइन का बेसिक इस्तेमाल तो एक अल्टरनेटिव करेंसी की तरह यूज़ करने का है, लेकिन अब तक इसे दुनिया में वैसी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई, सिवाय कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़कर, जहां स्मॉल बिजनेसेस ट्रेंड्स.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 36% यूएस के स्मॉल बिजनेसेस एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टॉपअप या फिर विकीपीडिया पे डोनेशन आप बिटकॉइन करेंसी के जरिए कर सकते हैं, या फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे KFC, बर्गर किंग या पिज़्ज़ा हट पर भी आप अपना बिल बिटकॉइन के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। बिटकॉइन की कीमत हर 30 सेकंड में चेंज होने की वजह से इसे ज़्यादातर लोग एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं। जिस तरीके से आप लोग गोल्ड वगैरह परचेज करके लॉकर में रख देते हैं ताकि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो इसे बेचकर प्रॉफिट हासिल किया जाएगा, उसी तरह बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कंसीडर किया जाता है। जहां तक बात रही नुकसान की, तो फिर प्राइसेस तो गोल्ड की भी गिर सकती हैं। मेनली जिस रीज़न की वजह से काफ़ी मुल्कों की गवर्नमेंट बिटकॉइन या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है या उसे इलीगल डिक्लेयर कर रही है, वो इसका डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद गवर्नमेंट का रेगुलेटरी अथॉरिटी करेंसी के ऊपर का पावर उनसे छीन लिया जाता है। पर इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के ना होने की वजह से ये ट्रांसफ़र होने वाला अमाउंट कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी रिपोर्ट्स के अंदर ये तक सुनने को मिला है कि क्रिप्टो के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाने वाला अमाउंट टेरर फंडिंग या फिर ड्रग्स वगैरह स्मगल करने के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को ना सीखना या फिर रिस्क का सोच कर उससे दूर भागना आपको या फिर आपके मुल्क को हमेशा आखिरी लाइन में खड़ा कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।